इस तस्वीर का इस्तेमाल मैंने अपने कई वीडियोस में किया है। ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर है आरएसएस के कुछ ऑर्गेनाइजेशनल वर्कर्स की या फिर प्रचारकों की, जो कि आरएसएस की परेड में हिस्सा ले रहे हैं। अब इस तस्वीर को आज यहाँ पर आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सिंपल था। आरएसएस यूं तो ये दावा करती है कि हम एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत की संस्कृति को अपलिफ्ट करने के लिए, भारत की सोशल वैल्यूज को, भारत की जो पुरानी परंपरा है उसको और बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि समय समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किस तरीके से बीजेपी को या फिर देश की अलग अलग पॉलिटिकल फ्रंट्स को इंडोर्स किया है और सपोर्ट दिया है अपना। तो कहीं ना कहीं आरएसएस का जो पॉलिटिकल रोल है वो बहुत ज़्यादा अनडिस्कस्ड रहा है। और हम सब बस इतना समझते हैं कि आरएसएस एक संस्था है जो कि कभी कभी बीजेपी को समर्थन देती है या फिर हमेशा बीजेपी को समर्थन देती है। लेकिन क्या आपको पता है, एक ऐसा भी दौर आया था जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शायद बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस के करीब था। तो चलिए आज इस वीडियो के जरिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या फिर आरएसएस का क्या पॉलिटिकल रोल रहा है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, इसी बात को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस इंसान से। ये इंसान कौन है? इन्हें विनायक दामोदर सावरकर के नाम से या फिर सावरकर के नाम से आज की तारीख में इस देश में जाना जाता है। सावरकर एक ऐसे फिगर हैं जिसका इस्तेमाल अलग अलग नेता समय समय पर अपनी सहूलियतों के हिसाब से करते हैं। अब सावरकर के बारे में जो चीज़ जानना मेरे और आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि सावरकर सबसे पहले तो एक देशभक्त थे या फिर देश से उनका प्रेम था, इसमें कोई जो है दुविधा नहीं है। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जेल में समय बिताया, इसमें भी कोई दुविधा नहीं है। हाँ, वो किस तरीके का भारत चाहते थे, भारत के लिए उनकी परिकल्पना क्या थी, उस चीज़ में बहुत सारे सवाल हैं। कहीं ना कहीं उस पर मैं भी पर्सनली सावरकर के कुछ विचारों से डिसएग्री करता हूँ। लेकिन जब हम सावरकर को जानते हैं और उनका ये सच समझते हैं कि उन्होंने अंग्रेज़ों को मर्सी पिटिशंस लिखी और एक नहीं कई बार लिखी, दया याचिकाएं लिखी अंग्रेज़ी हुकूमत को, तो हमें इस बात पर भी एम्फेसिस डालना चाहिए कि 1857 की जो हमारी पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, आज़ादी की पहली लड़ाई हुई थी, उस पर किताब लिखकर उसको पूरी दुनिया में पॉपुलर करने वाले भी इंसान का नाम विनायक दामोदर सावरकर ही था। मेरे हिसाब से तो सावरकर का ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सावरकर का जिक्र मैंने क्यों किया? तो सावरकर का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि जब भी हम लोग आरएसएस की बात करते हैं तो आरएसएस को हिंदुत्व, बीजेपी और सावरकर से एसोसिएट करते हैं और इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, एक डिस्टिंक्शन नहीं क्रिएट कर पाते हैं। लेकिन राजनीतिक समझ को अपनी बेहतर करने के लिए और दुरुस्त करने के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन सभी में एक डिफरेंस और एक लाइन ड्रॉ कर पाएँ। क्योंकि आज की तारीख में मैं अगर आपको बोलूं कि आरएसएस और विनायक दामोदर सावरकर की जो उनकी सोच थी इस देश के प्रति वो बिल्कुल अलग थी। अगर आप देखें तो सावरकर की बनाई हुई पार्टी जो थी हिंदू महासभा, 1942 में जब इस देश में प्रोविंशियल इलेक्शंस हो रहे थे और हिंदू महासभा जो कि सावरकर की पार्टी थी वो उन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रही थी, तब जो आरएसएस के उस वक्त के सर्व संचालक थे, सर्व संचालक हाईएस्ट पोजीशन होती है आरएसएस की हायरार्की के हिसाब से, वो जो उस वक्त थे वो थे गोलवलकर। गोलवलकर ने बकायदा खत लिख करके विनायक दामोदर सावरकर को कहा था कि वो उनकी विचारधारा से सहमति नहीं रखते हैं और वो हिंदुस्तान बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं, ना कि सावरकर के चश्मे से। और तो और आरएसएस ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट देने से भी मना कर दिया था हिंदू महासभा और विनायक दामोदर सावरकर को साल 1942 में। और आज की तारीख में जब मैक्सिमम लोग हिंदुस्तान के ये फैक्ट सुन रहे होंगे तो उन्हें लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब आप सोचिए, आप हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में एक ही भगवे रंग के खांचे में सावरकर, आरएसएस, बीजेपी, जनसंघ सबको फिट कर देते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा डिफरेंसेस थे इन लोगों के बीच में, क्योंकि आरएसएस का उस दौर में ऐसा मानना था कि हमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या फिर हिंदुत्व का इस्तेमाल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं करना चाहिए। हमें हिंदुओं को एज अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट तो करना है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट भी करना है और हिंदुज्म की आइडियोलॉजी को फैलाना है ग्लोबली और हिंदुस्तान में भी। जो हमारी पौराणिक परंपरा है उस पर भी ध्यान दे रहा है, लेकिन उसका पॉलिटिसाइजेशन करने के उस दौर में आरएसएस खिलाफ थी। इसीलिए उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर को अपना समर्थन देने से मना कर दिया। उसके बाद आता है लेट 40s का दौर, जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था।
उसके बाद आरएसएस को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं देश में जो पॉलिटिक्स हो रही है वहां पर जब इतने सारे दल हैं तो आरएसएस को भी अपनी विचार के हिसाब से एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। और हिंदू महासभा एक वैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उस तरीके से कल्चरली जुड़ी हुई हिंदुस्तान से जैसी आरएसएस थी। और सावरकर से मैंने आपको बता भी दिया गोलवलकर के कितने मतभेद चल रहे थे। तब उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पश्चिम बंगाल से आते थे, उन्होंने गोलवलकर और आरएसएस का आशीर्वाद प्राप्त किया और एक पार्टी बनाई जिसका नाम था भारतीय जनसंघ। और जो गोलवलकर थे, जो आरएसएस के लोग थे, उनके द्वारा 5 प्रचारक दिए गए उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारतीय जनसंघ के विस्तार के लिए। उन्हीं 5 प्रचारकों में से एक थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो बाद में जाके इस देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो आज़ादी के बाद से ही जनसंघ के जरिए जो आरएसएस थी वो जुड़ी हुई थी इंडियन पॉलिटिक्स से, और जनसंघ को लगातार सपोर्ट भी मिल रहा था आरएसएस का। इसके बाद 50s 60s का दौर बीतता है, फिर 70s का दौर आता है। 70s के दौर में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो क्या होता है? इंदिरा गांधी पहले पावरफुल होती है, अपनी पॉलिटिकल पीक पे पहुंचती है पॉपुलैरिटी के, और उसके बाद 77 में सत्ता से बाहर होती है और पहली बार जनसंघ सत्ता में आती है। इसी वक्त एक और चीज़ होती है, कहीं ना कहीं जो पोस्ट इमरजेंसी पीरियड था जनसंघ का, अगर पोस्ट इमरजेंसी ना भी हो तो इमरजेंसी से कुछ समय पहले भारतीय जनसंघ का जो मेन कंट्रोल था वो अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों में आ चुका था। और बलराज मधोक जैसे जो नेता हैं, नानाजी देशमुख जैसे जो नेता थे, वो कहीं ना कहीं छोटे हो चुके थे कद में उनके सामने। उनका राजनीतिक कद बहुत बड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी वैचारिक रूप से आरएसएस के जो हिंदुत्व की जो हार्ड लाइन पॉलिटिक्स थी उसके काफी खिलाफ थे और वैचारिक मतभेद थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। अब आप सोच रहे होंगे कि वैचारिक मतभेद थे, मगर वो तो आरएसएस की ही नर्सरी से आए थे। वो आए जरूर थे आरएसएस की नर्सरी से, मगर जैसे जैसे उन्होंने दुनिया को देखा, जैसे जैसे उन्होंने अपनी पॉलिटिकल समझ को विकसित किया, उनकी समझ में आने लगा उनका जो पॉलिटिकल बायस है मॉडरेट पॉलिटिक्स की ओर ज्यादा है, ना कि कोई हिंदुत्व की पॉलिटिक्स या हिंदुइज्म की पॉलिटिक्स। इसीलिए आप बीजेपी के बाद की टॉप लीडर्स में और अटल बिहारी वाजपेयी में एक अंतर पाएंगे। अगर आप में से कुछ लोगों को इस अंतर को नोटिस करना है तो आप सिंपली बस मेरा एक रिकमेंडेशन मानिए। वो क्या है कि आप गूगल पर जाइए और पढ़िए कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद राज्यसभा में क्या भाषण दिया था और क्या कहा था जवाहरलाल नेहरू के बारे में। वो कोई आम स्पीच नहीं थी जहां पे उन्होंने कहा था बस कि हमारी संवेदनाएं इनके परिवार के साथ है और देश के लिए ये एक क्षति का क्षण है। ये सब बातें नहीं थी। बहुत ही शानदार स्पीच है। आप बस गूगल पर एक बार टाइप कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं जो वाजपेयी की पॉलिटिक्स थी वो बिल्कुल अलग थी आरएसएस से, और अगर बिल्कुल अलग भी नहीं थी तो उसमें डिफरेंसेस तो थे ही। तो उसके बाद क्या होता है, आरएसएस धीरे धीरे बीजेपी से, भारतीय जनसंघ से दूर होती जाती है, और आरएसएस 77 की हार के बाद करीब किसके आती है? इंदिरा गांधी के। उस वक्त आरएसएस के चीफ थे आचार्य देवरस। उन्होंने इमरजेंसी के पीरियड में इंदिरा गांधी को कई लेटर्स भी लिखे थे जहां पे उन्होंने आरएसएस के बारे में उनसे बात की थी। और इंदिरा गांधी ने जब वो हार गई 77 का चुनाव, तो उसके बाद एक कम्युनिकेशन भी डेवलप हुआ था आरएसएस और इंदिरा गांधी के बीच में कि किस तरीके से हम पॉलिटिकली एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे। इनफैक्ट नीरजा चौधरी जैसे कुछ ऑथर्स का तो ऐसा भी मानना है कि 80s का जो पॉलिटिकल दौर था, यानी कि 80 में जब इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आती, कहीं ना कहीं जो लेफ्ट विंग इंदिरा गांधी दिख रही थी अर्ली 70s के दौर में, वो जब राइट विंग की तरफ एक बड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट मारती हैं, तब उनकी पॉलिटिक्स में हिंदुत्व के एलिमेंट्स मिलते हैं और आरएसएस का अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। यानी कि अर्ली 80s के दौर में आरएसएस कांग्रेस और इंदिरा गांधी के ज़्यादा करीब हो गई थी एक वक्त में, और भारतीय जनता पार्टी जो बन चुकी थी 1980 में, उससे दूर चली गई थी। क्यों दूर चली गई थी? एक तो अटल बिहारी वाजपेयी का रीजन मैंने आपको बताया, और तो और जब 80 में जनसंघ डिसॉल्व हो गई, जनता पार्टी डिसॉल्व हो गई और बीजेपी बनी, तब बीजेपी की जो आइडियोलॉजी थी वो गांधीयन सोशलिज्म की थी। इस बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया है। तो गांधीयन सोशलिज्म की आइडियोलॉजी से तो आरएसएस बिल्कुल तवज्जो नहीं रखती थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी लाइनें बदल ली। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होते हैं 84 के चुनाव, और अटल बिहारी वाजपेयी को और गांधीयन सोशलिज्म का जो उनका नारा था उसको लगता है एक धक्का, और पार्टी जो है उनकी वो 2 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी खुद अपना चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद क्या होता है? शाहबानो वर्डिक्ट आता है, राम मंदिर के दरवाजे खुलवाए जाते हैं राजीव गांधी के द्वारा, जिसके बाद राम जन्मभूमि आंदोलन तूल पकड़ता है और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में अटल बिहारी वाजपेयी का डिक्लाइन शुरू होता है। और राइज किस इंसान का होता है? इसका। ये कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। और लाल कृष्ण आडवाणी जब बीजेपी के पॉलिटिकल हेल्म पे आते हैं,
जब पॉलिटिकल कंट्रोल उनके हाथ में आता है तो कहीं ना कहीं वापस से बीजेपी आरएसएस के करीब जाती है और राम जन्मभूमि आंदोलन एक लिंकिंग यूनिट के रूप में काम करता है आरएसएस और बीजेपी के बीच में। और बीजेपी और आरएसएस लेट 80s और अर्ली 90s में वापस से काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, फिर होता है 1959 में शिवाजी मैदान में लाल कृष्ण आडवाणी का बहुत फेमस भाषण, जहां पे उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि अगर बीजेपी का कोई चेहरा होगा, कोई प्राइम मिनिस्टोरियल कैंडिडेट होगा तो वो अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। वो वाजपेयी जिन्हें पॉलिटिकली साइडलाइन कर दिया गया था, वो वापस से इंडियन पॉलिटिक्स के सेंटर में आ चुके थे। और उसी के बाद 96 में 13 दिन के लिए वो प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर 98 में 13 महीने के लिए, और फिर 99 में पूरा एक टर्म कंप्लीट करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। इस पूरे पीरियड में उन्होंने पूरी कोशिश की कि आरएसएस को अपने से दूर रखें, अपने गवर्नेंस से दूर रखें। इनफैक्ट अगर आप अर्ली 2000s में आरएसएस से जुड़े कई संगठन, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और कई किसान मोर्चे हैं, उनके बयान देखें तो वो बीजेपी की वो एनडीए की जो सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी को, उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वाजपेयी का दौर था, उस दौर में वापस से फिर से आरएसएस और बीजेपी में दूरियां बढ़ गई थी। तो अगर इन दूरियों के बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाऊं तो समझने की कोशिश कीजिएगा। सागरिका घोष ने जो बायोग्राफी लिखी है अटल बिहारी वाजपेयी की, उसमें उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो दत्तक पुत्री थी, यानी उनकी जो एडॉप्टेड डॉटर थी नमिता, उन्होंने वाजपेयी के संबंधों के बारे में क्या कहा था आरएसएस के बारे में। नमिता कहती हैं कि बापूजी ने, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने, हमेशा हाफ पैंट वालों को यानी आरएसएस को एक हाथ की दूरी पर रखा। तो कहीं ना कहीं इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी खुद की अडॉप्टेड बेटी क्या कह रही है उनके संबंधों के बारे में आरएसएस के परिपेक्ष में। तो कहीं ना कहीं इससे हम समझ पा रहे हैं कि कितनी डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी अटल बिहारी वाजपेयी की और आरएसएस की। और कहीं ना कहीं इसीलिए उस दौर में आरएसएस और बीजेपी में उस तरीके का सामंजस्य नहीं बैठ पाया जैसा बैठता अगर आडवाणी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए होते 96 में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बीजेपी कमजोर होती है 2004 से 2009 के दौर में, और 2009 के बाद आडवाणी का डिक्लाइन शुरू होता है। राइज पे कौन सा इंसान होता है, ये इंसान। और उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन के पूरे मूवमेंट के बाद, और तो और जब नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाता है बीजेपी द्वारा, तब से लेकर आज तक आरएसएस की लगातार बैकिंग रही है नरेंद्र मोदी को। और नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने का वो व्हीकल हैं आरएसएस के लिए, जो व्हीकल वो आज़ादी के बाद से अभी तक ढूंढ रही थी। आप नरेंद्र मोदी के हर फैसले को देखिए, कहीं ना कहीं हर फैसला नरेंद्र मोदी सरकार का आरएसएस की आइडियोलॉजी से मेल खाता है। उनकी सारी के सारे फैसले, उनके सारे डिसीजंस बिल्कुल आरएसएस से अलाइंड है, उनकी आइडियोलॉजी से अलाइंड है। तो इस वीडियो के जरिए, नजरिया के इस एपिसोड के जरिए मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि आरएसएस की पॉलिटिक्स क्या रही है इस देश में, और आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक आरएसएस ने किन किन लोगों का समर्थन किया है, किन किन लोगों का विरोध किया है, और किस तरीके से आज की तारीख में आरएसएस अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट कर रही है नरेंद्र मोदी के जरिए। तो ये था नजरिया का एक और एपिसोड। अगर आप इस एपिसोड को अभी तक देख रहे थे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एपिसोड के जरिए मैं आपको राष्ट्रीय राजनीति पर थोड़ी बहुत समृद्धि हासिल करवा पाया हूँगा। मैं आगे भी लौटूंगा ऐसे ही वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें नजरिया।